नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा की जाएगी कक्षा 6 पृथ्वी हमारा आवास के पाठ नंबर 6 पर। पाठ का नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। इसमें आज हम चर्चा करेंगे मैदानों के बारे में, पठारों के बारे में, नदी, झरने एवं पृथ्वी के जो भी अन्य स्थल रूप होते हैं, भ्रंश घाटी, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। आइए चर्चा शुरू करते हैं। हाँ, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे प्लेलिस्ट में 6, 7, 8 की अनेक वीडियो है जिसे देखकर आप अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। आइए चर्चा शुरू करते हैं। आपने इसमें से कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा। चित्र 6.1 में दिखाए गए आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह में सभी जगह एक समान नहीं है। अभी आप चित्र देखेंगे, आपने वैसे भी देखा होगा कि पृथ्वी में सभी स्थल रूप एक समान नहीं हैं। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल हैं। स्थल मंडल में कुछ भाग तो ऊपर नीचे हैं और कुछ भाग क्या हैं, समतल हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्थल रूप कितने कारकों से बनता है या कारणों से बनता है। तो स्थल रूप दो प्रक्रियाओं से बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं ढह जाती है। पृथ्वी क्या है, लगातार घूमती रहती है। हम ये पीछे के पाठों में पढ़ चुके हैं और इसके अंदर गति होती रहती है। क्या आप जानते हैं पहाड़ी पर्वत स्थली भाग जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है, 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ा ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताइए। जैसे माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, नंदा देवी है। ये सब 8000 से ऊपर ऊंचाई वाले पर्वत हैं। आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर एक चित्र दिया है। जो चित्र की बात 6.1 में की गई थी। पर्वत है, यहाँ पर पठार है, पर्वत श्रृंखला है, मैदान है, सहायक नदी है, वितरिका है, डेल्टा है, नदी मुहाना है, झील है, प्रायद्वीप है, तट है, पहाड़ी है। ये सब के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। आइए चर्चा करते हैं। एक प्रक्रिया तो कि पृथ्वी की गति के कारण हमेशा उसके अंदर उथल पुथल होती रहती है, तब स्थल रूप का निर्माण होता है। जबकि दूसरे या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। मतलब एक तो आंतरिक प्रक्रिया है, नंबर 2 क्या है कि बाह्य प्रक्रिया है जो लगातार टूटने फूटने से बनता है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। अपरदन किसे कहते हैं? जैसे नदियों के द्वारा कोई जगह या बरसात में कट जाती है, वह जगह वहाँ से हट जाती है, मतलब टूट फूट जाता है कोई चीज़, उसे अपरदन कहते हैं। अपरदन की प्रक्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु, बर्फ के द्वारा होती हैं। अपरदन क्या है? अपरदन किसी अवसाद को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की प्रक्रिया है। जबकि निक्षेपण उसी अवसाद को जब अंत में समुद्र तटों पर या नदी तटों पर वह अवसाद छोड़ दिया जाता है तो वह कहलाता है निक्षेपण। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में बांट सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं या बांट सकते हैं पर्वतों, पठारों और मैदानों के रूप में। पर्वत के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। आप जानते हैं कि जहाँ पर प्रकृति ऊंची है उसे क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार क्या होता है? चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है।
कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे तो जलवायु ठंडी होती रहती है, मतलब हम जितनी ऊंचाई पर जाएंगे उतनी ज़्यादा ठंड बढ़ते रहेगी। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। हिमानी किन्हें कहा जाता है? जहाँ जिन पर्वतों पर सदा बर्फ़ जमी रहती है वहाँ से निकलने वाली नदियों को हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत है जो समुद्र के भीतर तथा उन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में कम लोग निवास क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पर जलवायु कठोर होती है, खेती अन्य सुविधाएं भी नहीं होती हैं, उपयुक्त कृषि नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य का उचित प्रबंध नहीं है, इसलिए लोग पहाड़ों में रहना कम पसंद करते हैं। जबकि धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है, यह चर्चा कर चुके हैं। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहते हैं। अनेक पर्वत अगर एक श्रृंखला के रूप में है तो उसे क्या कहते हैं? श्रृंखला कहते हैं। जैसे आप ये देख पा रहे हैं भूभट्टी बलित पर्वत। हम अभी पर्वतों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। कहा जाता है कि बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जैसे सैकड़ों किमी तक फैले होते हैं। हिमालय आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया। हिमालय कहाँ है? एशिया में है। आल्प्स कहाँ है? यूरोप में है। और एंडीज कहाँ है? अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में है एंडीज। पर्वत श्रृंखलाएँ क्या हैं? ये श्रृंखलाएँ हैं पर्वतों की, मतलब ये काफ़ी लंबे क्षेत्र तक हैं। पर्वतों को हम 3 प्रकार के होते हैं, 3 रूप में बांट सकते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि पर्वतों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है? पर्वतों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से 3 भाग? बलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। क्या होते हैं ये बलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत या भ्रंशोत्थ पर्वत? इसके बारे में जानेंगे। हिमालय आल्प्स बलित पर्वत है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2 बलित पर्वतों के नाम बताइए, तो हिमालय है, आल्प्स है और अन्य भी बलित पर्वतें हैं। भारत की जो अरावली है श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है या सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह प्रक्रिया घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन, रूस का यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। इनकी ऊंचाई कम है, ये बहुत पुराने बलित पर्वत हैं। आप देख सकते हैं हिमालय पर्वत है, आल्प्स है, एंडीज है, अपलेशियन है, यूराल है। ये सभी पर्वत कैसे हैं? बलित पर्वत हैं। जबकि अरावली सबसे पुरानी बलित पर्वत है। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप में ये बलित पर्वत यहाँ पर दिखाए गए थे, पिछले पेज में आप देखे होंगे। ये बलित पर्वतों की ही बात यहाँ पर की गई थी। बलित पर्वत इस प्रकार के होते हैं, एक लंबी श्रृंखला ये होती है। उसके बाद हमने चर्चा की बलित पर्वत पर, और अब बात करेंगे हम उत्खंड भ्रंश पर या भ्रंशोत्थ पर्वत पर। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, जैसे यहाँ पर टूटा है, बहुत बड़ा भाग पर्वत का क्या होता है? टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत्थ पर्वतों का निर्माण होता है। यहाँ पर देखिए पर्वत का एक बहुत बड़ा भाग टूट गया है और यह नीचे धंस गया है, और यहाँ पर भ्रंश का क्या हो गया है? निर्माण हो गया है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड हॉस्ट तथा नीचे धंसे हुए भाग को द्रोणिका भ्रंश कहते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि भ्रंश पर्वत में ऊपर उठे हुए भाग को क्या कहते हैं? उत्खंड या हास्ट। नीचे धंसे हुए भाग को द्रोणिका या भ्रंश। द्रोणिका भ्रंश को हम ग्राबेन भी कहते हैं या ग्राबेन भी कह सकते हैं। यूरोप की राइन घाटी तथा
वास्चेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। ब्रह्मोत्सव पर्वत के उदाहरण कौन कौन से हैं? यूरोप की राइन घाटी है, वास्चेस पर्वत है। ये किस प्रकार के उदाहरण हैं? ये ब्रह्मोत्सव पर्वत के उदाहरण हैं। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र में उनकी स्थिति को देखें तथा इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ और उदाहरणों का पता लगाइए। ज्वालामुखी पर्वत जो तीसरे प्रकार के पर्वत होते हैं वो ज्वालामुखी होते हैं। अभी आप चित्र में देखेंगे, एक बार इसे पढ़ लें। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। विरका का फ्यूजियामा तथा इस तरह का पर्वत का उदाहरण है। आपसे पूछा जा सकता है कि फ्यूजियामा किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। या फ्यूजियामा कहाँ पर है, किस महाद्वीप में है? फ्यूजियामा अफ्रीका महाद्वीप में है। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। इस प्रकार के पर्वत जल के संग्राहक होते हैं। पर्वत क्या होते हैं? बहुत लाभदायक होते हैं। यह पानी का क्या करते हैं? भंडारण करते हैं, संग्राहक होते हैं। बहुत सी नदियों के ये क्या होते हैं? स्रोत होते हैं। और हिमानियाँ भी यहाँ से होते हैं, मतलब हिम नदियाँ। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुँचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई, पन बिजली उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियों तथा वेदिका कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। नदी घाटियाँ मतलब ये नदियाँ जो पर्वतों से निकलते हैं, इसके किनारे जो आर्द्र भूमि, नम भूमि होती है, उस पर उत्तम प्रकार की कृषि भी होती है, अच्छी कृषि की जाती है। पर्वतों से अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। एक ये फायदा भी है, वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद, गोंद, रेजन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए भी पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल हैं यहाँ पर्वतों में खेले जाते हैं। पैराग्लाइडिंग है, हैंग है, ग्लाइडिंग है, रिवर राफ्टिंग है, स्कीइंग है। ये पर्वतों में प्रचलित खेल हैं। क्या आप हिमालय के कुछ ऐसे स्थानों का नाम बता सकते हैं जहाँ ये खेल खेले जाते हैं? निश्चित तौर पर उत्तराखंड में ये खेल काफ़ी जगह पर खेले जाते हैं। आप उनकी एक सूची बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर मैग्मा से जो ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हुआ है वो इस प्रकार के बनते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि किस प्रकार से मैग्मा बाहर आ रहा है। धरती के अंदर से लावा बाहर आ रहा है। वो लावा ठंडा होने के बाद यहाँ परतदार होते रह रहा है और यह पर्वतों का क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा है। तो दोस्तों, हमने 3 प्रकार के पर्वतों के बारे में देखा। बलित पर्वत, जिसमें हिमालय, रॉकी, अरावली आदि इन पर्वतों की चर्चा की। उसके बाद आपने देखा ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत फ्यूजियामा अफ्रीका में है, जबकि एक अन्य प्रकार हमने ब्रह्मोत्सव पर्वत देखा। ये 3 प्रकार के पर्वत के प्रकार थे। मुख्यतः पर्वत 3 प्रकार से बनते हैं। इसके बाद हम पठार के बारे में चर्चा करते हैं। पठार किस प्रकार के क्षेत्र को कहते हैं? पठार के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। पठार उठी हुई सपाट भूमि होती है। पठार क्या होती है? कुछ उठी हुई लेकिन समतल भूमि को क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। बिल्कुल समतल भूमि को तो हम मैदान कहते हैं, जबकि कुछ ऊंचाई पर जो समतल भूमि होती है उसे पठार कहते हैं। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठाव होता है तथा इसकी ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होती है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिसके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत के दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है जो बेसाल्ट के चट्टानों से बना है। प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि दक्कन का पठार किन से बनकर बना है? दक्कन का पठार बेसाल्ट के चट्टानों से बनकर बना है। यह पुराने पठारों का एक उदाहरण है। दक्कन का पठार केन्या, तंजानिया, युगांडा की पूर्वी अफ्रीका पठार, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। मतलब जो पुराने
पठार हैं उसके उदाहरण आपने देखे। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार क्या है? तिब्बत का पठार, जिसे पामीर का पठार भी कहते हैं, संसार की छत भी जिसे कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है संसार की छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को कहा जाता है या नहीं तिब्बत के पठार को कहा जाता है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार क्या होते हैं? बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका अफ्रीका के पठारों में सोना है। सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कहाँ के पठार सोने एवं हीरे के लिए प्रसिद्ध है? अफ्रीका के पठार सोने एवं हीरे के लिए प्रसिद्ध है, जबकि भारत के छोटा नागपुर के पठार लोहा, कोयला एवं मैगजीन के लिए बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। छोटा नागपुर में किसके भंडार पाए जाते हैं? लोहा है, कोयला है, मैगजीन है, इन सब के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? छोटा नागपुर पठार में पाए जाते हैं। आगे चर्चा करते हैं। बहुत बड़े भंडार छोटा नागपुर क्षेत्र में हमने चर्चा की कि यहाँ पर भारत में पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊपर से नीचे गिरती हैं। भारत के छोटा नागपुर पठार में स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुडरू जलप्रपात स्थित है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हुडरू जलप्रपात कहाँ स्थित है? हुडरू जलप्रपात छोटा नागपुर में स्वर्ण रेखा नदी में स्थित है। हुडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर छोटा नागपुर के पठार पर। कर्नाटक में जोंग जलप्रपात है। प्रश्न पूछा जाता है जोंग जलप्रपात कहाँ है? जोंग जलप्रपात कर्नाटक में है। इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ होती है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो आज पर्यटकों को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे पर्वत पठार। अब हम चर्चा करते हैं पर्वत और पठार के बाद मैदानों के विषय में। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वह सामान्यतः माध्य समुद्र से मतलब समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तारांकित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों द्वारा सहायक नदियों के द्वारा बने हैं, मतलब नदियों के द्वारा बने हैं। नदियाँ क्या करती हैं? पर्वतों के ढालों से नीचे की ओर बहती हैं और अपने साथ अपरदित करके लाते हैं। मिट्टी, कंकड़, पत्थर सब चीज़ अपरदित करके लाते हैं, बहा करके लाते हैं। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे और ले जाते हैं। अपने साए ढोए हुए जाने वाले पदार्थों को, जैसे पत्थर है, बालू है, सिल्ट है, वे घाटियों में क्या कर देते हैं? नदी किनारों में छोड़ देते हैं जहाँ से समतल भूमि होती है। और इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का क्या होता है? निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। मैदानों में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। हम विश्व में देखें या भारत में देखें, नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान, चीन में यांगत्से नदी का मैदान प्रमुख उदाहरण है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में विशाल मैदान किन नदियों से बना है? तो भारत का जो विशाल मैदान है वो गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी से मिलकर बना है, जबकि चीन का जो विशाल मैदान है वो यांगत्से नदी से बना है। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों को बनाने तथा खेती करने के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। मिट्टी भी उपजाऊ होती है। यही कारण है कि यहाँ खेती के लिए भी काफ़ी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा के मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र तो गंगा का मैदान है। आगे चर्चा करते हैं हम
स्थल रूप एवं लोक। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के से जीवन यापन करता है। स्थल रूपों के आधार पर ही मनुष्य की क्या होती है, दिनचर्या होती है। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में थोड़ा सरल होता है। मैदानों में फसलें आप देख सकते हैं बड़े बड़े क्षेत्रों में बोई जाती है, जबकि उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना क्या होता है, मैदानों में सरल होता है। कृषि करना हो बड़े बड़े खेतों में, बड़े खेत हैं तो घर बनाना भी आसान होता है और सड़कें बनाना भी आसान होता है, जबकि पर्वतीय की क्षेत्रों में ये सब काम क्या होता है, कठिन होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में भी अंतर होता है। क्या आप कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान, आंधी इस प्रकार बहुत विनाश कर देते हैं। इस आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूक करने के लिए करके हमें इसमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल का उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। हम देखते हैं कि जल एवं स्थल को हम किस किस प्रकार से उपयोग में लाते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो उन्हें गंदा कर देते हैं। हमें ये सब नहीं करना चाहिए। जैसे उपजाऊ भूमि में खेत के बदले मकान बनाना, और नदियों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से नदियों को प्रदूषित किया गया है। कूड़ा करकट यहाँ पर फैलाया गया है। हमें प्रकृति इन महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए भी पृथ्वी को सुरक्षित रखें। आप देख सकते हैं भारत में स्वच्छ भारत मिशन स्वस्थ शरीर के स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है, और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण, विशेष रूप से जलवायु और स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आगे चर्चा करते हैं हम। आप देख पा रहे होंगे विभिन्न स्थलाकृतियाँ हैं, जैसे चित्र 1 से 10 ध्यान से देखिए के लिए एक एक वाक्य लिखने हैं आप लोगों को। ये यहाँ पर जैसे रेगिस्तान है, रेगिस्तान में लोग ऊँट की सवारी करते हैं क्योंकि ऊँट के पैर गद्दीदार होते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग नदी, ये समुद्र के तट पुलिन में खड़ा है यह व्यक्ति, और उसकी लहरों का आनंद ले रहा है। यहाँ नौकायन हो रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के मंदिर हैं, अन्य क्षेत्र हैं। तो ये आप लोग देखे हैं, ये ऐसे ही यहाँ पर आप लोग देखिए किस प्रकार से जीवन यापन किया जा रहा है। ये पहाड़ी क्षेत्र है, ये भी पहाड़ी क्षेत्र है, और यहाँ पहाड़ों में महिलाएं किस तरीके से पशुओं के लिए चारा ला रहे हैं, ये किस प्रकार के पर्वत हैं, ये सब आप लोग चित्र में देख पा रहे होंगे, और स्क्रीनशॉट ले करके इसको एक बार पढ़ लेंगे। ये था आज का पाठ कक्षा 6 का। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही हमारा अगला वीडियो आएगा तो आप सबसे पहले आपको उसकी सूचना मिलेगी। घंटी बेल आइकन को आप ऑल नोटिफिकेशन में रख लीजिए। जैसे ही हमारा अगला वीडियो आता है तो सबसे पहले आपको उसकी सूचना मिलती है। जय हिंद, जय भारत।